Hello students, welcome back to my channel The Success Master. In continuation to life processes, आज मैं अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ रेस्पिरेशन. आई होप जो टॉपिक्स मैंने पहले आपसे डिस्कस किए हैं आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप चाहते हैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा डिस्क्रिप्शन देख के पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से. तो रेस्पिरेशन में मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है. अब रेस्पिरेशन, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम ब्रीदिंग को उसमें ले आते हैं. ब्रीदिंग मतलब टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब जब हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इन रिटर्न, वो प्रोसेस कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है. रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन एज अ होल एक केमिकल प्रोसेस है, और उसमें ब्रीदिंग, जिसको कि हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स जो सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंसेस का, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो एक जो सिंगल सेल होता है बॉडी का, हर एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है. इवन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वो भी रेस्पिरेशन करता है. तो रेस्पिरेशन एज अ होल एक प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों इंक्लूडेड हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मीनिंग हो गया ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का क्या मतलब है? ब्रीदिंग का मतलब है गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन, या टेकिंग इन ऑक्सीजन गैस एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस का क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. वो पूरा प्रोसेस हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाता है. तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेस्पिरेशन मिलके बनाते हैं टोटल रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस हुई हमारी? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है? एटीपी है करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल्स. इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट. इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. और ये जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है ये होता है बाय इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इन बिटवीन कुछ ऐसी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड मटेरियल हम बॉडी में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस प्रोसेसेस बाय ब्रेकिंग डाउन. तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जो फूड है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि करेंसी ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में, ऑल लिविंग बींग्स में, वो रिलीज होती है. और ये जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिफरेंट फंक्शंस में बॉडी के. अब ये रेस्पिरेशन जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? रेस्पिरेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है? रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, एंड वो एनर्जी जो होती है वो इसेंशियल है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो अगर किसी की भी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करना है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी.
ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये जो है प्रोवाइड होती है सेल को विद ऑक्सीजन, एंड जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें बन जाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या एंड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर, ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए, जिस फॉर्म में फूड बॉडी में सेल्स में कलेक्टेड रहता है, तो उस ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और रिएक्शन बनता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, इससे जुड़ती है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरीके से जो है ब्रेक डाउन ग्लूकोज का होता है, कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रेस्पिरेशन है 2 टाइप का हो जाता है। एरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। तो 2 टाइप के ये रेस्पिरेशंस हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दैट रिएक्शन। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज जो है डिफरेंट रिएक्शंस शो करता है और इसका ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों केसेस में ब्रेक डाउन की प्रोसेस अलग अलग होती है। वो मैं आपको बता रही हूं कैसे। उसमें आप देखिए जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसका जो ब्रेक डाउन होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज करने के लिए। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक एनारोबिक प्रोसेस होती है और ये होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। और सबसे पहली स्टेज में जो होता है ये कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये बिल्कुल कॉमन है सबके लिए। मीन्स चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा चाहे एनारोबिक होगा, इसने तो ये वाला जो स्टेप है ये तो होना ही होना है। तो ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है जो 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के CH3COCOO। और जब ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद दूसरा साइकिल आता है जिसमें जो ब्रेक डाउन है पायरुवेट का होता है, वो होता है ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने 2 रिएक्शन दे रखे हैं। तो ये 2 रिएक्शन क्यों दे रखे हैं? क्योंकि ये जो है जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये होता है एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पर कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है प्लांट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये प्रोसेस आया, पायरुवेट जो हुआ ये ब्रेक हो गया। अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि यीस्ट सेल्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन का काम करते हैं, या प्लांट्स में आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है कि जो पौधा होता है उसमें अगर काफ़ी पानी डाल दिया जाए और कई दिनों तक
उसका जो सॉइल है वो पानी से भरी रहे, तो उसमें क्या होता है कि सॉइल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन न मिलने से जो रूट्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ये वाला जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये प्लांट्स के लिए, जैसे प्लांट्स की रूट में ज़्यादा पानी भरा रह जाए सॉइल में, या यीस्ट वगैरह में ये होता है, तो उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन नहीं होता, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो ये बनाता है इथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये इथेनॉल यानी कि C2H5OH ये एक अल्कोहल होता है, और ये फेटल होता है रूट्स के लिए, इसीलिए अगर कई दिनों तक आपके पौधों में पानी भरा रह जाता है तो पौधे ऑटोमेटिकली सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है रूट्स के लिए, और रूट्स को वो सड़ा देता है, सड़ा गला देता है। अब दूसरा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स, जैसे हमारी कंट्री में लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, तो क्रिकेटर्स, आपने जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे आपने कई बार सुना होगा कि उनकी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प आ गए हैं और वो ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। तो वो क्या होता था कि जब बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती है, या बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उतनी एनर्जी उसको एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है कि उस वक्त पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, और जो मसल्स होती हैं बॉडी की वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, और वहाँ पर क्योंकि ये कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकअप नहीं होता, ये बना देता है लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी बनती है जो कि सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एनर्जी भी कम मिलती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी मसल्स के लिए टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती और मसल्स में पेन रहने लगता है। तो ये दोनों, ये वाला भी, ये तो प्लांट्स में और ये एनिमल्स में, एनिमल्स की मसल्स में ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाते हैं। फिर आते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब जब ये होता है तो इसमें जो ये ग्लूकोज है जो पायरुवेट में चेंज हो गया था, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर में, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये होती है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी कि 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट कन्वर्ट होता है डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है या, अब यहाँ मैं रिएक्शन से आपको बताती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में इन्होंने बताया है, और जैसे मैंने बताया कि अगर पौधों में पानी कई दिनों तक भरा रहता है तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लस CO2 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और फिर दूसरा केस स्केलेटल मसल्स में, मसल्स ऑफ द बॉडी में, तो जो मसल्स होती हैं बॉडी की, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने पर एनारोबिक रेस्पिरेशंस करती हैं, ओवरवर्क की वजह से। ब्लड जो होता है ऑक्सीजन अगर पूरी सप्लाई नहीं कर पाता उसकी वजह से, तो इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट है वो ब्रेक हो गया इनटू CH3CHO CHCOOH, यानी कि लैक्टिक एसिड, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ATP के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बनते हैं। उसके बाद
फिर ये आया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, और एंड प्रोडक्ट्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कितने मॉलिक्यूल्स बने एटीपी के? 38 मॉलिक्यूल्स, पहले भी मैंने आपको बताया। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये यूज़ हो जाती है फॉर डूइंग वेरियस पर्पसेस, और ये जो एटीपी है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि जो 3 मॉलिक्यूल्स थे फॉस्फेट के वो वापस 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं, और अगेन फिर प्रोसेस होता है, और इस तरीके से एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी बनता रहता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सारे लिविंग सेल्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स की, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट्स में हम ज़्यादा पानी डाल के रखें कई दिनों तक, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन ना रिसीव कर पाएँ, तो तब वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के वो CO2 एंड H2O हैं, और जो एंड प्रोडक्ट्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के वो यीस्ट, बैक्टीरिया और प्लांट्स के केस में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, और जो एनिमल्स हैं उनमें वो लैक्टिक एसिड है। जो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। एरोबिक मीन्स जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर काफ़ी अच्छा होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स में हो रहा हो, यीस्ट में, बैक्टीरिया में, या ह्यूमन बींग्स में, या किसी भी एनिमल में, वहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि काफ़ी कम हैं। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके साइट्स हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगी, और जो वो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में ब्रीफिंग करी थी, अब मैं इनको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस आपको बता रही हूँ। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसमें ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतनी सी प्रोसेस होती है। व्हेन बॉडी रिसीव्स और ऑब्टेन्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई। और जो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग लंग्स में होती है, और जो रेस्पिरेशन है ये लंग्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो लंग्स में होगा, और उसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरीके से यहाँ पर लंग्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग जो होती है ये यूटिलाइज करती है एनर्जी फ्रॉम द फूड, और जो रेस्पिरेशन है ये एनर्जी लेता नहीं है, एनर्जी रिलीज करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या होता है कि ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हमारे नाक है जो आपकी, उसमें 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनके थ्रू जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो बॉडी के अंदर जाती है, और जो ये एयर है नेजल कैविटी से होकर के ये चली जाती है फेरिंग्स में। यहाँ आप ये देख रहे हैं फेरिंग्स, यहाँ पर ये चली जाती है, और
ये जो फेरिंग्स है यहाँ से फिर ये दो आगे जाकर के ये दो ब्रांचेस में निकल जाता है। ये है ट्रेकिया और ट्रेकिया के आगे फिर ये आते हैं ब्रोंकाइज। तो क्या होता है कि ये जो ट्रेकिया होता है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें रिंग्स बनी होती हैं। ये रिंग्स इसलिए होती हैं ताकि ये जो है कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई एयर नहीं होगी और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कोलैप्स ना हो इसलिए इसके चारों रिंग होती हैं जिससे कि एयर इससे पास आसानी से हो सके। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है कि जिस समय फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम क्या होता है, ये जो जगह है ये बंद हो जाती है जिससे कि फूड गलती से भी हमारे एयर पैसेज में एंटर ना कर जाए। क्योंकि अगर वो फूड एयर पैसेज में एंटर कर जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। कई बार आप आम भाषा में कहते हैं कि फंदा लग गया, एकदम कुछ खाया पानी पिया, तो वो क्या होता है, आपका पानी या आपका जो भी फूड आपने खाया है वो गलती से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है और वो कई बार बहुत फेटल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये बना होता है जिससे कि वो उस पैसेज को ही बंद कर दे जिस टाइम आप खाना खा रहे हैं। तो अब जो ट्रैकिया होता है ये नीचे रन डाउन करता है इनटू लंग्स और हर एक ब्रोंकाई जो है वो फिर डिवाइड हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ ब्रैंकियोल्स में। यहाँ पर ये ब्रोंकाई है और ये कई सारी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये हो जाते हैं ब्रैंकियोल्स। और जितने भी ये ब्रैंकियोल्स होते हैं ये टाइनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके एंड में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एल्वियोलाइज होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि लगातार जो एयर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको यहाँ से ले जाती हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाती रहती है। और नीचे ये हमारी होती है चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी जो है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इस डायाफ्राम की वजह से ही जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज है, गैसेस जो अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, वो इसी की वजह से हो पाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो डायाफ्राम है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जिससे कि जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इसके एक्सपेंशन की वजह से चेस्ट कैविटी के जो एयर प्रेशर होता है लंग्स में वो डिक्रीज हो जाता है और जो एयर फ्रॉम आउटसाइड होती है वो रश कर जाती है बॉडी के अंदर और थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, और एयर सैक्स जो लंग्स के हैं होते हैं वो फुल हो जाते हैं गैस से। एयर उसमें फिल हो जाती है अच्छी तरह से और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड है वो प्रोसेस में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एयर आ चुकी है लंग्स में, हमारे एयर सैक्स में पहुंच चुकी है, वो रिच होती है ऑक्सीजन में और जो एयर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है वो रिच होती है CO2 में। तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होने की वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होने से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इसकी वजह से एयर जो है पुश हो जाती है लंग से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल्स में और फिर बॉडी के बाहर निकल जाती है। और जो ये एयर बाहर निकलती है इसमें ये रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो अंदर आती है वो रिच इन ऑक्सीजन गैस होती है। और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू कैरी होती है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड में हमारे एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और ये इसको लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिफरेंट सेल्स में जाकर के वहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और वापस हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है।
और ये जो ब्लड है ये पास होता है थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी और ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज हो जाती है इनटू द सेल्स। और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है, वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसके थ्रू वापस आती है लंग्स में, लेकिन कुछ पार्ट उसमें इसके अलावा भी आता है और ये लंग्स में आकर के वापस वहाँ से लंग से रिलीज हो जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। आई होप कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये समझाया है और आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और इसके अलावा रेस्पिरेशन की बाकी प्रोसेसेस भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे आने वाले दिनों में हम अपनी और भी वीडियोस बनाएंगे जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी सभी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो हमें कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे। आगे फर्दर आपको कोई एक्सप्लेनेशंस चाहिए या आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।